उजांग आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को गुड इवनिंग। जितने भी विद्यार्थी हैं सारे लोग कमेंट करेंगे कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि नहीं। चलो, बहुत बढ़िया, आवाज़ आ रही है सर। आज हम लोग ज्ञान के सागर में डुबकी लगाएंगे, है ना। जैसा कि आप देख रहे होगे यहाँ पे लिखा हुआ है हनुमान चालीसा वाली क्लास। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? आज तो 10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या बात है भाई, आज हम लोग जो 10 क्वेश्चन है वो तो देखेंगे ही, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को ऐसे कलेक्ट करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल क्लियर है, आवाजें क्लियर जा रही है। चलो, तो आज की हनुमान चालीसा क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बेहतर ढंग से आप लोगों को 10 क्वेश्चन जो है वो डील करना है और बताना है कि सर हमारा कितना सही हुआ। ठीक है, लास्ट में और शुरू से लेकर अंत तक बने रहोगे। ठीक है, चलो। तो आज का जो क्लास है हनुमान चालीसा क्लास, ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। यानी कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हम लोग कहते हैं ना, तो वो जो ज्ञान गुण सागर है, मतलब ज्ञान ऐसा जो गुण वाला हो और उसमें इतना गुण हो, इतना ज्ञान हो कि सागर की भांति हो। ठीक है, तो उसी क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज का जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू, जो क्लास हम लोग ले रहे हैं, आज का जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ग्लोबल कार्बन बजट से रिलेटेड। अब अपने ज्ञान जो तुम्हारे हैं उसका इस्तेमाल करो और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, आप सभी को आंचल सिंह, दिव्यदृष्टि, रोहित तिवारी, पूजा यादव, बिंदु, दिव्यदृष्टि। चलो सर, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू। बीच बीच में तुम लोगों को अलग टोन में भी हमारी आवाज सुनाई दे, इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा गले का खराश थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। चलो, तो आज का ये पहला प्रश्न है ग्लोबल कार्बन बजट से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि ग्लोबल कार्बन बजट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन और दूसरा कथन दिया गया है और उसमें से दोनों कथन को पढ़ने के बाद जो सही उत्तर है उसका चयन करना है। उत्तर में आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन, ए बी सी डी। ए में आपको मिलता है केवल एक, बी में मिलता है केवल दो, सी में मिलता है एक और दो दोनों, और डी में मिलता है ना तो एक और ना ही दो। चलिए अब हम लोग चलते हैं जो कथन लिखा हुआ है उस ओर। ठीक है, वैश्विक कार्बन बजट क्या कहता है? वैश्विक कार्बन बजट कार्बन भंडारों के बीच कार्बन के आदान प्रदान को संतुलन करने के लिए संदर्भित करता है। बजट में लगभग 1 ट्रिलियन टन कार्बन होने का अनुमान है। ठीक है, यानी कि इस बजट में जो ग्लोबल कार्बन बजट है उसके कथन पे अगर हम लोग विचार करते हैं तो ये दो कथन जो आप लोग देख रहे हैं सामने, वो कितना सत्य है आप लोगों को पता लगाना है। गुड इवनिंग अमित निषाद एक बोल रहे हैं, जब सर फर्स्ट टाइम यूपीएससी क्लियर जब सर फर्स्ट टाइम यूपीएससी क्लास यूट्यूब पर आया था, हम पेटीएम लिए थे 100 रुपया, उसके बाद कोई क्लास नहीं मिला 3-4 ईयर्स पहले। ये बोल रहे हैं लाइफ पे। देखो, वर्तमान में क्या है कि हम लोगों का 99 का बैच चल रहा है, ठीक है, और इसमें फुल फ्रूट मतलब कि फुल फेज में आपको चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं और क्लासेस भी मिलने शुरू हो गए हैं बच्चों को। ठीक है, अब यहाँ पे आज का जो आपका पहला प्रश्न है उसका आंसर एक बच्चे ने कमेंट किया है। उनका कहना है कि सर इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। यानी कि आंसर क्या बता रहे हैं? वो सी बता रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप लोगों को जो कमेंट करना है कि भाई हमें बताइए कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कार्बन इमिशन कौन करता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कार्बन इमिशन किनके द्वारा किया जाता है, यानी कि कौन से देश के द्वारा। ठीक है, देश का नाम बताना है जो कार्बन इमिशन सबसे ज्यादा करते हैं और जो फर्स्ट रैंक जिनका है। ठीक है, फर्स्ट रैंक जिनका है, तो इसका कमेंट करेंगे। इंडिया का रैंक क्या है कार्बन इमिशन में?
ठीक है। और उसके बाद आपने बताना है यूएसए का रैंक क्या है, बहुत सिंपल, कार्बन इमिशन में। ठीक है, चलो देखो याद रखना, कार्बन इमिशन का जहां तक बात आता है, ठीक है, तो एकदम बेसिक याद रखना कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चीन के द्वारा कार्बन का इमिशन किया जाता है। उसके बाद अगर कोई देश है तो वो कौन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद अगर कोई देश है तो वो भारत है। उसके बाद अगर कोई देश है तो रशिया है। ठीक है, टोटल अगर बात किया जाए 2022 में कितना कार्बन का उत्सर्जन पूरे ग्लोब में हुआ, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लगभग 36.8 बिलियन टन। ठीक है, 36.8 बिलियन टन। ठीक है, ये टोटल कार्बन का एमिशन हुआ। अब हम लोग बात करेंगे अमेरिका, चीन, आखिर इतने बड़े ये देश पर्यावरण को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको पता है अभी COP28 हुआ जिसमें प्रधानमंत्री हमारे गए भी थे। तो भाई जो औद्योगिक क्रांति है, ठीक है, आप इसे देखते भी होंगे, जो औद्योगिक क्रांति है 4.0, इसके विषय में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है, कि जो इससे पहले का फेज है उसने पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्या किया, नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब जो काम करना है इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में वो क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, यानी कि पर्यावरण का ध्यान रखते हुए, आप इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए सारे कदम को उठाएंगे। इसीलिए ये कॉप वाला जो देखते हैं ना मीटिंग हमेशा होते रहता है, वो इसी से संबंधित है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो दूसरा नंबर प्रश्न है वो किससे रिलेटेड है, तो दूसरा नंबर जो प्रश्न है वो फातिमा बीवी से संबंधित है। ठीक है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जो जज बनी उनका नाम क्या था, फातिमा बीबी। यहां फोटो भी लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। जिस दिन गुरु नानक जयंती हम लोग मना रहे थे उस दिन इनका देहांत हुआ। अब यहां पर क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। ठीक है, न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उनका जन्म 30 अप्रैल 1927 को पथानामथिट्टा त्रावणकोर में हुआ था। वह भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। 23 दिसंबर 2023 को 96 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। कितने सही है, केवल एक, 1 3 1 2 3 या इनमें से कोई नहीं। चलो कमेंट करोगे, अब तुम लोगों का मैं कमेंट देखूंगा। पहला प्रश्न आप लोगों का हो गया, भूटान कार्बन का 0% है सर, बिल्कुल। अगर पूरे ग्लोबली अगर हम देखें कि जो भारत है वो कितना परसेंट शेयर रखता है, मान लो 100% कार्बन का इमिशन हो रहा है तो उसमें 7.5% भारत का शेयर है। ठीक है, अगर 100% कार्बन का इमिशन पूरे विश्व में हो रहा है तो भारत का शेयर कितना है उसमें, आप बताएंगे यहाँ पे 7.5%। ओके, तो अब यहां हम लोग फातिमा बीवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रहे थे। उनका जन्म 30 अप्रैल 1927 को पथानामथिट्टा त्रावणकोर में हुआ। वह भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। 23 नवंबर 2023 को 96 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा बी। जिनका भी आंसर बी है बिल्कुल सही है। गुड इवनिंग कायनात, रुचि कुमारी, स्नेहलता प्रजापति, आईएएस स्टूडेंट रोहित तिवारी, सपना। सर सर आप कल हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए। आप अभी एनसीईआरटी आंदोलन बैच ज्वाइन करो सपना, क्योंकि आपको बेसिक जानने की जरूरत है। एनसीईआरटी आंदोलन बैच ज्वाइन कीजिए और हमारा जो गुरुकुल का ऑनलाइन बैच चल रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। सुबह में अपना एनसीईआरटी का क्लास किए जो भी मिल रहा है, और साथ में आप पूरा कॉन्सेप्टर का जो आपका एक फाउंडेशन है वो आपका रेडी होते चला जाएगा। ठीक है, तो बी नंबर जो आप यहां देख रहे हो इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है सर। नहीं देखो, ये उच्च न्यायालय यहां लिखा हुआ है, यहां उच्चतम न्यायालय लिखना चाहिए ना, ध्यान से देखो।
तो ये तो गलत हो गया, सेकंड नंबर गलत हो गया। तो 1 और 3 जो है वो सही है, आंसर बी हो जाएगा, है ना। चलिए समझ रहे हैं बात को। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। अब हम लोग चलेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन में, लेकिन उससे पहले उजांग आईएएस एकेडमी आपको बता दें कि जो ऑनलाइन का फी है वो 1,20,000 का है, और आपको इसमें डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाएगा। गुरुकुल आईएएस ऑनलाइन ऑफिसर्स बैच ये लिमिटेड सीट है, 18 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। बेसिकली अगर आपको किसी भी तरह का इससे संबंधित जानकारी चाहिए, जो बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहां दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं at 8750711100। इफ 00 इज बिजी देन यूज 22 लास्ट में, या 33, 44 या 55, ठीक है। तो वैसे बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं किस नंबर पे कॉल करें, ये समस्या है वो समस्या, यहां नंबर दिया गया है ना, इन सारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखो, ये जो बैच है ना गुरुकुल आईएएस का जो ऑनलाइन ऑफिसर्स बैच है, इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करा दिया जाएगा। सीसेट आपको मिल जाएगा, करंट अफेयर्स मिल जाएगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इसमें मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट मिलेगा, आंसर राइटिंग आप इसमें सीखोगे, और ये बाइलिंगुअल होगा। ये जो आपका सबसे बड़ा सवाल होता है, ठीक है, बाइलिंगुअल चलेगा ये, यानी दोनों भाषा हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है काला सागर से संबंधित, ठीक है, ब्लैक सी से संबंधित अगला प्रश्न है। आप लोगों को बताएं 10 क्वेश्चन, यानी कि जो 10 क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो सारा आप लोग लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। काला सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। यह पूर्वी यूरोप और पश्चिमी अमेरिका के बीच एक अंतर्देशीय समुद्र है। अगर आप काला सागर का ब्लैक सी का लोकेशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या आपको लगता है ये कि पश्चिमी, जहां यहाँ पे टर्की है, इसके दक्षिण में बुल्गारिया है, रोमानिया है, ठीक है, इधर रशिया है, तो क्या यहाँ जो लिखा हुआ पश्चिमी अमेरिका है वो सही है? पहला ही कथन गलत है। थर्ड नंबर का पहला ही जो यहाँ कथन है वो गलत है, तो यहाँ तो ये गलत हो गया सबसे पहले, ठीक है। केवल एक, अभी हम लोग इसको आगे देखेंगे ठीक है। कहते हैं उत्तर और उत्तर पश्चिम में यूक्रेन, बिल्कुल सही, पूर्व में रूस, बिल्कुल सही, और जॉर्जिया, दक्षिण में तुर्की, अभी मैंने आपको बताया, पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया से घिरा है, बिल्कुल सही। काला सागर के बारे में यह कथन बिल्कुल सही आप लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है। चलो थर्ड नंबर का आंसर क्या है कमेंट करेंगे। ये तो आप लोगों का गलत हो गया, 2 नंबर सही है, ठीक है। तो 2 नंबर सही है, तो ये तो अब हो नहीं सकता इनमें से कोई नहीं, अब या तो ये या तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो केवल एक लिख रहा है, तो केवल एक जो है ऑलरेडी गलत है, तो थर्ड नंबर भी सही हो जाएगा। यह बॉस्फोरस जल डमरू मध्य के माध्यम से मरमरा सागर से जुड़ता है और फिर डर्डानेल्स जल डमरू मध्य के माध्यम से एजियन सागर से जुड़ता है, बिल्कुल सही है। यानी कि सेकंड और थर्ड सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा थर्ड नंबर का, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल। रुचि कुमारी, कैलाश, बिंदु, रेणु, है ना, आकांक्षा, रक्षा, स्नेहलता, एमडी साहब, रश्मि, दिव्यदृष्टि, सिमरन, रोहित तिवारी, अनिकेत सिंह, मिश वैधी, चलो सारे लोगों का मैंने नाम ले लिया, नेहा राठौर, प्रमोद सिंह, कायनात, आंचल, चलो बी होगा आंसर, ठीक है। लास्ट में आज आप लोगों से बात करेंगे कि भाई कितना आप लोगों का करेक्ट हुआ, ठीक है। 4 नंबर, सिकल सेल एनीमिया, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा विद्यमान है, ठीक है। एनीमिया में होता क्या है भाई कि आप देखोगे, एक निमोनिया और एनीमिया दोनों में कंफ्यूज मत रहना। निमोनिया अलग चीज है, एनीमिया अलग चीज है, ठीक है। एनीमिया में बेसिकली होता क्या है कि ये महिलाओं में अधिकांश रूप में ये देखा जाता है, ठीक है। उनके शरीर में होता ये है कि आयरन की कमी हो जाती है, और आपको पता है अगर आयरन की कमी हो रही है शरीर में तो सिंपल है कि भाई रक्त का कमी हो जाएगा, ठीक है। तो उसी में आप लोग यहाँ पे देखेंगे सिकल सेल एनीमिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 2050 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन की घोषणा की है। देखो जो पहला कथन है
वो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि अगर आप 23-24 का बजट देखे होंगे तो सिकल सेल एनीमिया को 2050 तक नहीं, 2047 तक खत्म करने की बात है। कब तक? 2047 तक, ठीक है। तो पहला ही कथन गलत हो गया, यानी आंसर ये भी और ये भी कट गया। फिर कहता है इस रोग में लाल रक्त कोशिकाएं हंसिए आकार में विकृत हो जाती है। बात सही है। भारत में जनजातीय आबादी की तुलना में गैर आदिवासी आबादी में रक्त विकार रोग की घटना अधिक प्रचलित है। यह भी गलत हो गया, क्योंकि एनीमिया जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं जनजातीय आबादी में ज्यादा है। लेकिन कथन जो है जस्ट अपोजिट बता रहा है कि जो भी गैर जनजातीय आबादी है उसमें एनीमिया का प्रकोप ज्यादा है। नहीं, जो जनजातीय आबादी है उसमें ज्यादा है। तो जो थर्ड नंबर है वो क्या हो जाएगा आपका? गलत हो गया। तो आंसर केवल 2। क्या हो जाएगा? कितने सही हैं? केवल 2 सही हैं, ठीक है। चलो अब आप लोग कमेंट करोगे, सर प्लीज बता दीजिए 99 बैच का ऑनलाइन क्लास का टाइम क्या है। बैच परचेज कर लिए हो, टाइम टू टाइम आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी क्लास है वो देते मतलब कि उसमें दे दिया जाएगा, ठीक है। घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एडमिशन जो है अभी 3 दिन 4 दिन और बढ़ा दिया गया, अभी उसी के बारे में हम बात करेंगे। कृपा मीना, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अनीश पाठक, रुचि कुमारी, प्रमोद सिंह, कैलाश पाजी। बहुत बढ़िया। पाजी है या पागी है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। चलो अब हम लोग चलेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन, एनडीएमए के से संबंधित क्वेश्चन है उसके बारे में, ठीक है। कहता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय है, ठीक है। फिर कहता है यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2010 के तहत बनाई गई एक वैधानिक संस्था है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष और प्रमुख होते हैं। अब आप बताइए एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में अगर आपको पता होगा, बाढ़, सूखा, किसी भी तरह का आपदा अगर देश में आता है तो उससे निपटने के लिए जो काम होता है वो कौन करता है? एनडीएमए करता है, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। केवल एक, 1, 3, 1, 2, 3 या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करेंगे। देखो भाई, यहां लिखता है यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2010 के तहत बनाई गई एक वैधानिक संस्था है, जो कि गलत है। 2010 की जगह ये 2005 होना चाहिए सबसे पहले। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के पदेन अध्यक्ष और प्रमुख होते हैं, ये बात सही है और ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी, सॉरी। अब यहां पे 5 नंबर को आपने डील किया। वैसे ही आपको पता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, उसी तरह स्टेट यानी राज्यों में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, ठीक है। अब इसमें होता यह है कि जो एनडीएमए है, एसडीएमए है और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसके जो चीफ होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होंगे? यहां पे प्रधानमंत्री, यहां पर मुख्यमंत्री, और डिजास्टर डिस्ट्रिक्ट वाले में बात करें तो जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, जिला अधिकारी। इनके अध्यक्षता में सारी कुछ चीजें होती हैं। अब अगर ब्लॉक लेवल पे चीजें चली गई, यानी कि ब्लॉक में किसी तरह का डिजास्टर आ गया, तो ब्लॉक वाले में कौन देखेगा? बीडीओ देखेगा, यानी कि ब्लॉक डेवलपर ऑफिसर, ठीक है, बीडीओ। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, कमेंट कर रहे हैं। चलिए, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो आप देख रहे हो किस तरीके से काम करता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसे अभी समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म को हम लोगों को यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है।
यानी कि जो आपदा प्रबंधन संस्थान की प्रक्रिया है, जो मैकेनिज्म है काम करने की, उसको हम लोग यहां समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन का काम करेगा वो गृह मंत्रालय करेगा। कौन करेगा? गृह मंत्रालय करेगा। अब ये जो कोऑर्डिनेशन होगा, इसमें इसको किस तरीके से नोटिफिकेशन दिया जाएगा उसके बारे में। सबसे पहले एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आप हमें कमेंट करके बताओगे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जो है उसका चेयरमैन कौन है? अभी चलिए कमेंट कीजिए, अभी जस्ट बताया हम। कमेंट करो। मधुरिमा गौतम, रेणु सिंह, आंचल। बहुत स्लो आंसर आप लोगों का आ रहा है, मैं देख रहा हूं। ठीक है, चलो कमेंट सेक्शन में कमेंट जो है हमेशा आप लोगों को करते रहना है, मैं देख रहा हूं। फिर कहता है डेजिग्नेटेड नोडल मिनिस्ट्री डिजास्टर स्पेसिफिक। अब इसमें क्या है कि भाई जो कोऑर्डिनेशन का काम है, मान लो कि महिला से, मतलब कि किसी तरह का जो है रसायन से, महिला बोल दिए, रासायनिक जो है सो कि किसी तरह का, जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुआ या जो कुछ दिन पहले चेन्नई में हुआ था, ठीक है, जो न्यूज में था, तो किसी तरह का गैस लीक है या किसी तरह का ऐसा प्रॉब्लम जो मतलब कि ना ही वो बाढ़ है ना ही सूखा है, ठीक है, जैविक और अजैविक हम लोग पढ़ते हैं ना, बायोटिक और एबायोटिक, तो एबायोटिक ना हो कि वो बायोटिक हो, तो उसमें स्पेसिफिक मिनिस्टर्स जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एनडीएमए और ये तीनों मिलके क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, लेकिन हेड कौन रहेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसके बाद किस तरीके से पूरा इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और पूरा टीम जो है वो काम करेगी। तो टीम में लास्ट में अगर आप देखो तो सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और एनआईडीएम यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ की टीम मायने रखती है इसमें। ठीक है, लास्ट में सबसे अंतिम पायदान पे। ठीक है, क्योंकि यही रेस्क्यू करके आप देखते होंगे कि निकालने का जो भी आपदा से प्रभावित क्षेत्र है वहां से निकालने का काम करती है। तो अध्यक्ष अगर पूछेगा तो प्रधानमंत्री, लेकिन अगर ओवरऑल कोऑर्डिनेशन का बात करेगा तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये यूपीएससी का जो जीएस वाला बैच है हम लोग का और सीसेट वाला 99 वाला, इसमें क्या था कि एडमिशन क्लोज किया जा रहा था, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों का मानना था, उनके द्वारा ये कहा गया कि नहीं सर एडमिशन हमें लेना है, तो उसके लिए जो है 3 दिसंबर तक डेट जो है एक्सटेंड किया गया है। जो भी विद्यार्थी लेना चाहते हैं 99 वाला बैच, वो अभी भी टाइम है, परचेज कर लीजिए। 100 लेक्चर आपको इसमें फ्री मिल रहा है, आप बात समझिए, और 15 डाउट सेशन मिल रहा है, बहुत कुछ इसमें आप लोगों को मिल रहा है। उजांक ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और वहां पे आपको सारा जानकारी उसी में दिया गया है कि भाई आपको इसमें क्या क्या प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो 8750711100 पे कॉल कर लीजिए। यहाँ बहुत सारे नंबर दिए गए हैं, आप इन पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ 2 नंबर है 9289704909। ठीक है, अगर 99 वाला बैच में आप एडमिशन डायरेक्ट चाहते हैं भाई संयम सर से बात हो जाए, तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे कॉल कर लेना है। ठीक है, मैं नंबर दे रहा हूं 8826998527। ठीक है, लास्ट में 27 वाला जो नंबर है इस पे आप लोग कॉल कर सकते हो, 27। ठीक है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, डायरेक्ट आपकी टॉक हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न एग्जिट पोल से संबंधित है। यहाँ पे ये गलती से आ गया है, इसको आप लोग इग्नोर करेंगे। एग्जिट पोल आप देख रहे हैं, अभी एमपी में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है ना, राजस्थान में, मिजोरम में, और कहाँ कहाँ चुनाव है, तो तेलंगाना में। आप देख रहे होंगे कि न्यूज चैनल वाले एग्जिट पोल को लेकर पूरा एकदम अपना न्यूज चलाते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही चुनाव समाप्त हो गया फिर एग्जिट पोल आएगा कि कौन से स्टेट में कौन से जो है सो कि पार्टी की सरकार बन रही है, जैसे छत्तीसगढ़ में, एमपी में, राजस्थान में। ठीक है, अभी चुनाव हुए हैं तेलंगाना में, तो वहां आप देख रहे होंगे कि भाई बीजेपी को इतना सीट मिल रहा है, कांग्रेस बाजी मार रही है, कांग्रेस आगे बढ़ गई है, कहीं बीजेपी आगे बढ़ गई है, तो ये एग्जिट पोल कहलाता है। ठीक है, अब यहां पे कहता है कि एग्जिट पोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए। चलिए विचार हम लोग करेंगे। कहता है कि यह मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोजित की जाती है। केवल राज्य संचालित मीडिया को ही एग्जिट पोल आयोजित करने की अनुमति है। चुनाव आयोग के पास एग्जिट पोल के संबंध में कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, 6 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? 6 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? देखो यहां कहता है कि चुनाव आयोग के पास एग्जिट पोल के संबंध में कोई शक्ति नहीं है। बिल्कुल है, ये कथन क्या है? गलत लिखा गया है। ठीक है, चुनाव आयोग के पास ही तो चुनाव से संबंधित सारी शक्तियां हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर का जो कथन है वही गलत है। यहां बोल रहा है कौन सही है, तो सभी 3 होगा नहीं। ठीक है, अब केवल एक, केवल 2 या कोई भी नहीं। तो केवल राज्य संचालित मीडिया को ही एग्जिट पोल आयोजित करने का अनुमति है। क्या ऐसा होता है? 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बिल्कुल। फिर यह मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोजित की जाती है। बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। अब यहां केवल 1 और केवल 2 कहने का मतलब क्या है? ठीक है, यानी कि चुनाव आयोग के पास एग्जिट पोल से संबंधित जो है वो शक्ति है, और यहां पे ये दोनों कथन जो है वो सत्य है। तीसरा नंबर गलत है, इसलिए केवल 1 जो है नहीं होगा, केवल 2 बी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। उससे पहले कुछ जो है यहाँ पे देख लिया जाए। देखिए अभी छत्तीसगढ़ में जो है वो चुनाव हुआ है। छत्तीसगढ़ में ये प्यारा एमपी और ये अपना दुलारा राजस्थान। ठीक है, और ये आपका सबसे चहेता तेलंगाना। और ये बताइए कौन सा स्टेट है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं ये कौन सा स्टेट है। एग्जिट पोल का रिजल्ट भी आ गया है। ठीक है, बहुत सारे चैनल में। सर प्लीज एक्सप्लेन ऑप्शन बी। अंकित सिंह, देखो राज्य आधारित कहने का मतलब क्या है? ठीक है, एग्जिट पोल कौन सा चैनल दिखा सकता है? तो जो स्टेट फंडेड या राज्य जो जिसको लाइसेंस प्राप्त हुआ है, ठीक है, वही मीडिया आपको जो है एग्जिट पोल दिखा सकता है। ऐसा नहीं कोई भी जो है मीडिया आया, उठ फुट के आया और दिखाने लगा, नहीं। उसके लिए जो चुनाव आयोग के नियम है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सेकंड नंबर ये बता रहा है। ठीक है, एग्जिट पोल क्या होता है? जब आप एग्जिट पोल एक तरह का चुनावी सर्वे है जो मतदान के दिन किया जाता है। इसमें मतदान करके बाहर निकलते मतदाताओं से पूछा जाता है, बिल्कुल, कि भाई किसकी सरकार बन सकती है, क्या हो सकती है। चले अगले प्रश्न की ओर। यहां पे मैंने आपसे पूछा कि ये जो मैप में आप देख रहे हो ये कौन सा स्टेट है? आप लोगों को ये 4 तो याद होगा, लेकिन ये 5वां अक्सर आप लोग भूल जाते हो। मणिपुर है, मिजोरम है, कौन सा है बताइए? मिजोरम। ये रुखसार बानो का कमेंट आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से किस कानून के तहत भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों का गठन किया गया था? क्योंकि ये न्यूज में था इसलिए आप लोगों को हम यहाँ पे ये क्वेश्चन लेके आ गए। आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक सहायक बैंक अधिनियम 1959। एसबीआई का स्थापना कब किया गया? 1955। ठीक है, अब इसके जो एसोसिएट्स बैंक होते हैं उनका गठन किया जाता है किसके तहत? तो भारतीय स्टेट बैंक सहायक बैंक अधिनियम 1959। यहां ये क्वेश्चन लाने का बेसिक जो उद्देश्य है वो ये है कि आप लोग ये जान पाइए इंडिया के विषय में। ठीक है, यहां पे है कि एचडीएफसी बैंक इज लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटल। ठीक है, आपको बता दें कि अगर आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा भारत का अभी बैंक कौन है, तो आप याद रखिएगा एचडीएफसी बैंक, और ये एक प्राइवेट बैंक है। और इसकी टोटल मार्केट कैपिटल वैल्यू कितनी है? तो लगभग 11.5 लाख करोड़। ठीक है, एचडीएफसी का। फिर कहता है अगर विश्व में अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो सर्च करना, विश्व में 4th लार्जेस्ट बैंक है ये। ठीक है, विश्व में 4th लार्जेस्ट बैंक है आपका एचडीएफसी। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक लगभग 6.5 लाख करोड़, एसबीआई लगभग 5.25 लाख करोड़, फिर कोटक महिंद्रा 3.47,
फिर एक्सिस बैंक 3.09 लाख करोड़, फिर इंडसलैंड बैंक 1.12, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा देख रहे हो, फिर पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आईडीबीआई बैंक, ये हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आपको टॉप 5 जान के रखना है। तो पूरे इंडियन इकोनॉमी में बैंक का तो बहुत बड़ा भूमिका है। ऐसे में यहां पे जो आप बैंकों का देख रहे हो, राधे राधे बोल रहे हैं किंग कुमार, दीपांजलि प्रजापति, मैं ममता। चलो, अब यहां पे जो आप देख रहे हो टॉप 5 जो बैंक का नाम है वो बिल्कुल याद रखना, HDFC, ICICI, SBI, कोटक महिंद्रा और एक्सिस बैंक। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के अभी वर्तमान में क्या है, ये बैकबोन है। ठीक है, ये एक तरीके से बहुत बड़े अर्थव्यवस्था को संभालने का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, और एक सबसे बड़ी बात कि टॉप 5 में देखिए 1, 2, 3, 4 4 जो है वो प्राइवेट बैंक है। SBI एकमात्र पब्लिक बैंक है, यानी कि सरकारी। 8वां नंबर प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, मुल्ला पेरियार बांध, ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, मुल्ला पेरियार बांध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी और उसकी सहायक नदी मुल्लायर पर है। ठीक है, मुल्लायार, यह भारत के केरल के इडुक्की जिले थिकड्डी में पश्चिमी घाट की इलायची पहाड़ियों पर स्थित है। इसका निर्माण 1887 से 1895 के बीच जॉन पेनिक्विक ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या कोई भी नहीं? आंसर 8 नंबर का आप लोग कमेंट में बताएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मुल्ला पेरियार के संबंध में? ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मुल्ला पेरियार डैम। देखो 8वां नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फिर लास्ट में आप लोगों से मैं बात भी करूंगा। अच्छा, सब अपना अपना अकाउंट बता रहे हैं कि मेरा कौन कौन सा। बिल्कुल टेलीग्राम चलता है, आप हमारा वेबसाइट जो है www.ujang.com विजिट कीजिए, वहाँ टेलीग्राम का आपको लोगो दिखेगा, उसे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, उसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। मुल्ला पेरियार के संदर्भ में अगर बात किया जाए 8वां नंबर का आंसर क्या है, तो सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि तीनों सही है। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी और उसकी सहायक नदी मुल्लायर पर है। यह भारत के केरल जो आपका स्टेट है उसका जो जिला है इडुक्की, वहां पे इलायची की पहाड़ियों पर स्थित है। इसका निर्माण भी 1887 से लेकर 1895 के बीच में किया गया था, जो कि पेनिक्विक ने करवाया था। ठीक है, तो सभी 3 हो जाएगा। ये रिसेंट में न्यूज में था, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे देखने को आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। अब देखो, जो भी 99 वाला बैच लिए हैं ना, उनके लिए यूपी पीसीएस का जो RO का बैच है वो जो है मात्र 999 रुपया में अवेलेबल है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हमारा ऐप जो है ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप या ओजांक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कूपन कोड यूज कीजिएगा UPSC 99। किसी भी तरीके से आप चाहते हैं हमारे एकेडमी से बात करना, ठीक है, तो आप यहां दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट भाई संयम सर से बात हो जाए, तो यहाँ पे जो नंबर मैं दे रहा हूं उस पर कॉल करिए। ठीक है, 8826998527, इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न रेबीज के संबंध में। ठीक है, अगला प्रश्न रेबीज के संबंध में। दिव्य दृष्टि का कमेंट बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए, उसे आप लोग पढ़ सकते हैं। रेबीज के संबंध में, रेबीज कैसे होता है भाई? तो एक तरीके से कह सकते हैं आप, अगर आपको मान लीजिए कि राह चलते कुत्ता के द्वारा अगर काट लिया गया
तो रेबीज हो सकता है, ठीक है। वैसे ही एक बीमारी है प्लेग, बताइएगा तो किससे होता है ये प्लेग? रेबीज एक वैक्सीन रोकथाम योग्य जूनोटिक वायरल बीमारी है। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस के कारण होता है, जो पागल जानवर कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि की लार में मौजूद होता है। यह हमेशा किसी संक्रमित जानवर के काटने के बाद फैलता है, जिससे घाव में लार और वायरस जमा हो जाते हैं, ठीक है। मान लो अब तुम खेल रहे हो, ठीक है, अब खेल रहे हो, दौड़ रहे हो, अब अचानक से आया कोई कुत्ता यहाँ पे और यहाँ पे तुम्हें काट लिया, तो अब यहाँ से रेबीज होने का चांस कैसे बढ़ेगा? तो सिंपल है कि भाई इसके बारे में हमें जानना है कि एक रोकथाम योग्य तो है और जूनोटिक वायरल बीमारी है। अब ये क्या करता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड में अपना वायरस जो है वो छोड़ेगा, पागल जानवर जो रहेगा उसी के लार में रहेगा, जो उसका टाइलिन है, ठीक है। यह हमेशा किसी संक्रमित जानवर के ही काटने के बाद फैलेगा, और जो घाव वहां बना है उसमें जो है, जो लार है, जो वायरस है, वो जमा हो जाता है, जिसके कारण ये चीजें होती है। अब कहता है ऊपर दिए गए कथन में कितना सही है? ये तो कथन यहाँ पे 9 नंबर, जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो लिखा गया है, तो इनमें से कौन सा सत्य है ये बता रहा है, ठीक है। तो कौन सा सही है? तो ये तीनों सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों जो है रेबीज के संदर्भ में वो सही बताया गया है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? आज का जो लाइव सेशन चल रहा है, आप लोगों को आज का क्वेश्चन कैसा लगा? प्लेग रैट के काटने से होता है, बिल्कुल, चूहा से। प्लेग के बीमारी का अपना एक इतिहास रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो। 10वां नंबर क्वेश्चन जूट इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है। किससे? जूट इंडस्ट्रीज से। अब देखो जूट इंडस्ट्रीज का एक अपना इतिहास है मॉडर्न इंडिया में भी, ठीक है। किस तरीके से विभाजन होता है और उसके बाद जूट इंडस्ट्रीज जो है वो भारत में डाउनफॉल में चले जाते हैं। होता क्या है कि जो जूट का मिल रहता है वो वर्तमान के वेस्ट बंगाल में रह जाता है, और जो जूट का उत्पादन वाला एरिया रहता है, जमीन जो रहता है, वो पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पश्चिम बंगाल भारत में जूट वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जूट सामान निर्यातक है, सही है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद अधिकांश जूट मिलें पूर्वी पाकिस्तान में चली गई, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं। अब पूछ रहे हैं यहाँ कौन सा गलत है। अब हमें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सा गलत है। आज का आप लोगों का जो यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं, ठीक है, आज का क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। और ये जो 10 प्रश्न आपको यहाँ पे दिए गए हैं उसमें जो अंतिम प्रश्न है उसका आंसर भी कमेंट करोगे। बिंदु नाइस सर, काजल सिंह बी, प्रमोद सिंह वेरी 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 नाइस सर, थैंक यू। दिव्य दृष्टि 10 का सी। अच्छा एक काम और करोगे, ठीक है, कि ये जब पीडीएफ चाहिए होगा ना, ये जो पीडीएफ चाहिए होगा, तो आप यहाँ जो नंबर दिया गया ना इस पे कॉल करना, ठीक है। तो पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में दे दिया जाएगा, पर्सनल भी शेयर कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर देना 8826998527 पे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, संयम सर का पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलो आज का सेशन कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बता। देखो ना कितना अच्छा कमेंट आ रहा है एमडी का, सर आप खुद कितना बार फेल हुए हैं प्रीलिम्स में? बताइए कितना जबरदस्त ये जो है क्वेश्चन है। मैं कम से कम प्रीलिम्स में तो नहीं, लेकिन 4 बार इंटरव्यू मैंने जरूर दिया स्टेट पीसीएस में और फेल हुआ हूँ, और जितने भी मैंने प्रीलिम्स दिए वो मैंने क्लियर किया, ठीक है। तो इसलिए प्रीलिम्स में जो फेल होने का सवाल है वो आपके साथ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप तैयारी तगड़ा करेंगे तो प्रीलिम्स के साथ झगड़ा होगा ही नहीं, समझ रहे हैं ना। इसलिए फेल होना भी अपने आप में एक कला है, और फेल आप किस लेवल पे जाके होते ये भी मायने रखता है, समझिए बात को। अगर चंद्रयान 2 असफल हुआ, अगर भारत वर्ल्ड कप में हार गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे के सारे दरवाजे बंद हो गए। आपको पता है चंद्रयान 3 जो है फिर सफल हुआ था, और भारत फिर से वर्ल्ड कप तक पहुंचेगा, फाइनल तक, और फिर से जीत के दिखाएगा।
तो आपकी हार में ही जीत का राज छुपा होता है। वास्तविकता ये है कि आपका जो सामने वाला ओपोनेंट है वो कितने तगड़े तरीके से तैयारी किया है, आपकी तैयारी किस लेवल की है, ये मैटर करता है ना। तो मैंने प्रीलिम्स में कभी भी फेल मैं नहीं हुआ। हाँ, मैंने इंटरव्यू में जाके जो फाइनल मार्क्स बना वो कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाया, तो जिस वजह से क्लियर नहीं कर पाया। चलिए, अब आप बताइए, आज का सेशन अच्छा लगा? तुम लोगों का सही कितना हुआ? दिव्य दृष्टि का 10 में से 9। देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, 1947 में भारत के विभाजन के बाद अधिकांश जूट मिलें पूर्वी पाकिस्तान में चली गई? नहीं, गलत है ये। अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल वर्तमान में रह गई, लेकिन जो जमीन था जहां पे बहुत ज्यादा जूट होता था वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलिए, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा सर। अब आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, मैं देख रहा हूँ से आप लोग लाइक नहीं किए हैं। चलो, बहुत बढ़िया। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।